हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शुद्ध स्वरों के लिए क्या चिन्ह होता है। शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए क्या चिन्ह होता है? तो इसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता। कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं। मान लीजिए बिना चिन्ह के हम स्वरों को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सा, रे, ग, म। इसमें कोई चिन्ह है? नहीं है। तो ये सभी शुद्ध स्वर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोमल स्वरों के लिए क्या चिन्ह होता है। तो कोमल स्वरों के लिए स्वरों के नीचे बेरी रेखा देते हैं। ठीक है। किस प्रकार से होता है? तो रे, बाद आपका ग, ध, ये सब क्या है? कोमल स्वर है। और यही जो रेखा नीचे दिया जा रहा है यहाँ पर में, इस कोमल स्वर की पहचान है। अगला प्रश्न है कि तीव्र स्वरों के लिए क्या चिन्ह होता है। तो तीव्र स्वरों के लिए स्वरों के ऊपर हम खड़ी रेखा देते हैं। कैसे? तो म के ऊपर खड़ी रेखा तीव्र म, इस प्रकार से। मध्य सप्तक के स्वरों की क्या पहचान है। तो मध्य सप्तक के स्वरों के लिए सीधा सा हम लिख देते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नि इत्यादि। इसमें कोई चिन्ह नहीं देते हैं, तब हम समझते हैं कि ये स्वर जो है मध्य सप्तक के हैं। आइए अगला प्रश्न है कि मंद्र सप्तक के स्वरों की क्या पहचान है। तो मंद्र सप्तक के स्वरों के लिए उसके नीचे बिंदी देते हैं। उसके नीचे बिंदी देते हैं, जैसे रे के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, म, प, ध, नी। ये यहाँ पर में जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये सभी आपके मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के स्वरों की पहचान क्या है। तो ये जो बिंदी हम यहाँ पर में नीचे दे रहे थे, अब इसको ऊपर देंगे और कहेंगे कि ये स्वर जो है वो तार सप्तक का है। समझ रहे हैं? जब स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाए तो हम कहेंगे कि ये स्वर तार सप्तक के हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्वर को दो मात्रा में कैसे लिखते हैं। एक स्वर को दो मात्रा में कैसे लिखते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे रे को दो मात्रा में लिखना हो तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिखेंगे, कोमा, एक मात्रा ये हो जाएगा और एक मात्रा ये हो जाएगा, इस तरह से। ग और एक बार डैश, दो मात्रा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधी मात्रा वाले स्वरों को कैसे लिखते हैं।
तो आधी मात्रा वाले स्वरों को हम जैसे सारे, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें सा एक मात्रा है और रे एक मात्रा है, और जैसे ही ये वाला चिन्ह हमने लगाया तो ये बताता है कि दोनों को एक साथ बोलना है, मतलब आधे आधे मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे गम इत्यादि एक ही मात्रा में चार मात्रा के स्वरों को बोलने के लिए किस प्रकार लिखते हैं। तो एक ही मात्रा में जब चार मात्रा बोलना हो, चार स्वर बोलना हो एक एक मात्रा वाला, तो रे, ग, म और प, और इस सबको एक ही मात्रा पर बोलना है, इसलिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ग, म, प, ध, ये सब तो अलग अलग है, किंतु एक ही मात्रा पर बोलना हो तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि सम, खाली तथा विभाग का चिन्ह बताएं। तो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से बताते हैं। ये आपका सम का चिन्ह है, ये आपका खाली का चिन्ह है, और ये विभाग का चिन्ह है। विभाग का चिन्ह है जैसे धा, धिन, धिन, धा, तो एक हो गया, फिर से धा, धिन, धिन, धा, इस प्रकार से लिखेंगे। नहीं समझे? कैसे होता है? धा, धिन, धिन, धा, एक विभाग, धा, धिन, धिन, धा, एक विभाग, फिर से ता, धिन, धिन, ता, एक विभाग। उसी तरह से आगे यहाँ पर में ये विभाग का चिन्ह है, और ये खाली का चिन्ह है। ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ पर में सम मतलब ताली का चिन्ह है, सम का चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न है कि मींड वाले स्वरों को कैसे लिखते हैं। क्या जी? तो मींड वाले स्वरों को कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए उसके ऊपर हम घुमावदार रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे प, ग, ये आपका मींड हो गया। ग, रे, तो इस पर हम देंगे इस प्रकार से, तो ये मींड हो गया। चलिए, प स्वर में ध का कौन लेना है तो कैसे लिखेंगे। प स्वर में किसका कौन लेना है, ध का कौन लेना है, तो कैसे लिखेंगे। तो प यहाँ पर मैं लिख देंगे, और ध प के बाद आता है, इसलिए यहाँ पर मैं छोटा सा इसको लिख देंगे। ठीक है। अगर इसी प स्वर में हमें म का कौन लेना हो तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं प लिख देंगे, और म क्या होता है, तो प के पहले आता है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं नीचे लिखेंगे छोटा सा। ठीक है। इसका मतलब है कि प मूल स्वर है, ध को कर्ण के रूप में लिया गया है, और इसका मतलब है कि प यहाँ पर में मूल स्वर है, और सॉरी यहाँ पर में आपका म न होगा जी, म को कर्ण के रूप में लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचम स्वर का खटका किस प्रकार से लिखेंगे। बहुत ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। पंचम स्वर का खटका किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जिस स्वर का खटका लिखना होता है उसको कोष्ठक में रखते हैं, और इसका खटका हो जाएगा आपका प, ध, म, प। ठीक है। और इसके नीचे ये वाला चिन्ह तो जरूर ही देंगे, इस प्रकार से। चलिए तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि राग कल्याण का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है यमन या फिर ईमन, यमन या फिर ईमन। अगला प्रश्न है कि राग यमन का ठाट कौन सा है। तो राग यमन का ठाट हो जाता है आपका कल्याण, कल्याण ठाट हो जाता है, और यह एक आश्रय राग है। क्या है? तो आश्रय राग है। राग खमाज की प्रकृति कैसी है।
राग खमाज की जो प्रकृति है ना, वो चंचल प्रकृति का राग है। खमाज चंचल प्रकृति का राग, ठीक है। और यह भी एक आश्रय राग है। खमाज भी एक आश्रय राग है, क्योंकि खमाज थाट से ही उत्पन्न हुआ है। इसकी जाति साडव संपूर्ण है। साडव संपूर्ण है इसकी जाति। इसकी जाति साडव संपूर्ण है, क्योंकि आरोह में रे वर्जित है। क्या है? तो रे वर्जित है आरोह में। आरोह में क्या वर्जित है? तो रे वर्जित है। रे वर्जित है यहाँ पर में। और इसका वादी क्या हो जाता है? तो संवाद लिख देते हैं यहाँ पर। संवाद मतलब वादी हो जाता है इसका ग, संवादी हो जाता है नी। गौनी संवाद है यहाँ पर में। रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाते हैं नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राग खमाज का संप्रकृति राग कौन सा है? इसका संप्रकृति राग कौन सा है? तो वो आपका तिलंग है। तिलंग है। और इसमें न्यास कहाँ पर में किस स्वर पर होता है? तो न्यास के स्वर यहाँ पर में सा ग और प है। सा ग और प। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहाग का गायन समय क्या है? बिहाग का गायन समय क्या है? तो बिहाग को हम रात्रि के प्रथम प्रहर में गाते हैं। रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर, ठीक है। और इसका थाट कौन सा है? तो बिलावल है। बिलावल थाट है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसके आरोह में रे ध क्या है? तो वर्जित है। कहाँ पर में? तो आरोह में। आरोह में रे ध इसमें नहीं लगता है, वर्जित है, ठीक है। इसकी जाति क्या है? तो औडव संपूर्ण है। जाति है इसकी औडव संपूर्ण। औडव संपूर्ण जाति है। संवाद क्या है? तो गौनी संवाद है। ग और नी संवाद है, मतलब ग वादी और नी संवादी है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।